हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त जरा सोचिए कि आपको पहली बार किसी नए स्कूल में भेज दिया जाए। शुरुआत में वहाँ कोई दोस्त नहीं है, टीचर नए हैं, नियम नए हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप पढ़ाई छोड़ देंगे या धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढालने का प्रयास करेंगे? यही यही चीज़ खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे समायोजन क्या होता है, इसका विपरीत कुसमायोजन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इनके कारण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में। जब आप फेल थे, सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट की। उस टाइम आप एडजस्टमेंट वह प्रक्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया होता है हमारा जिसमें व्यक्ति स्वयं को अपने वातावरण, सिचुएशन और अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वो हमेशा शुरू करते हैं अपने परिवार के साथ, oriented way समाज के साथ, विद्यालय के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है और संतुलन को बनाकर वो जीवन में अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब परिभाषा देखते हैं। समायोजन में मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आंतरिक आवेगों, आवश्यकताओं, वातावरण की मांगों तथा सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और दोनों ही असफल हो जाते हैं, दोनों ही इसमें फेल हो जाते हैं। अब पहला दोस्त सोचता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे फिर से तैयारी करनी होगी, मैं दोबारा तैयारी करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा। लेकिन दूसरा दोस्त सोचता है अब मैं बार बार तैयारी नहीं कर सकता और तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है और दोबारा पढ़ाई भी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हमने देखा जो पहला दोस्त है वो यहाँ पे समायोजन करने का प्रयास कर रहा है कि अगर मैं अभी हार गया कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूँगा, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड बी है वो स्ट्रेस ले रहा है, एडजस्टमेंट की कोशिश नहीं कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है और पढ़ाई भी नहीं करना चाहता, दोबारा से मेहनत नहीं करना चाहता। तो वो जो दूसरा बच्चा है वो यहाँ पर मॉल एडजस्टमेंट की तरफ जा रहा है, कुसमायोजन की तरफ बच्चा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो बच्चा समायोजन करता है, सिचुएशन के साथ खुद से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, वो बच्चा समायोजन कर रहा है। और जो इसके विपरीत काम करता है कि वो एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो बच्चा माल एडजस्टमेंट कर रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की विशेषताएं। इसके क्या गुण होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये व्यक्ति और पर्यावरण के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस स्थापित करता है। उसके बाद ये निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हम हमेशा हर जगह पर, हर सिचुएशन में समायोजन करने का प्रयास करते हैं, समायोजन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो लोग एडजस्ट कर जाते हैं वो बहुत संतुष्ट होते हैं, खुश रहते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं। वहीं जो लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, जो असफल रहते हैं एडजस्ट करने में, वो तनाव, असंतोष, उनके अंदर व्यवहार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बहुत चिड़चिड़े, एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। जो एडजस्टमेंट है, समायोजन है, वो व्यक्ति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की डिमांड्स के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। ये फ्लेक्सिबल होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये एक व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। समझ आए सारे पॉइंट्स? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे समायोजन की आवश्यकता ही क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट है मानसिक संतुलन के लिए आपको जो मेंटल स्टेबिलिटी है बहुत ज़रूरी है। ये तनाव, चिंता और निराशा को कम करने में मदद करता है और मन को शांत रखता है। सेकंड है सामाजिक संबंधों के लिए, सोशल रिलेशंस के लिए ये परिवार, मित्रों और समाज में अच्छे संबंध बनाने में और निभाने में हेल्पफुल होता है। थर्ड पॉइंट है सफलता और प्रगति के लिए, बदलती सिचुएशन के अनुसार स्वयं को ढालने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को ईजिली प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है बदलती परिस्थितियों में ढलने के लिए। जीवन में लगातार परिवर्तन आते हैं और सिचुएशन कभी भी हमारे फेवर में नहीं होती है, इसलिए हमारा एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है और हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करके सही निर्णय ले पाते हैं, ठीक है। तो बदलती परिस्थितियों में ढलने के लिए भी हमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना एडजस्टमेंट के व्यक्ति ना तो खुद खुश रह पाता है और ना ही वो दूसरों को खुश रख सकता है। अब बात करते हैं कि एडजस्टमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एडजस्टमेंट जो है वो अनेक कारकों पर निर्भर करता है और उसके जो प्रमुख कारक हैं उनको देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत कारक। व्यक्ति की आयु, लिंग, बुद्धि, उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्वास्थ्य, उसकी भावनाएं, रुचि आदि एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। हमारी दोस्त, टीचर, सामाजिक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारी कल्चर, परंपराएं, ये सब भी हमारे एडजस्टमेंट को प्रभावित करती हैं। हमें ये या तो मोटिवेट कर देगी हम जल्दी एडजस्ट कर जाएं या फिर हमें एडजस्ट होने नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक कारक। परिवार का वातावरण, माता पिता का रवैया, परिवार का आकार और हमारी आर्थिक सिचुएशन भी हमारे एडजस्टमेंट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है शैक्षिक कारक। विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, पाठ्यक्रम और सह पाठ्य गतिविधियाँ भी
हमें इस चीज़ के लिए प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारक, परिवार की आय, उसकी आर्थिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता। ये सभी मेन कारण हैं जो हमें एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है पर्यावरणीय कारक, भौतिक वातावरण, जलवायु, रहने की स्थिति, सुरक्षा, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा आदि। ये सब चीज़ें हमारे एडजस्टमेंट को प्रभावित करती हैं। अगर कोई बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता या कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में, अपने लोकेशन पर, अपने स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं कि हम वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। क्यों एडजस्ट नहीं कर पाता? क्योंकि जो रीज़न अभी उन्हें देखे कि जो हमारे एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, ये वहाँ पर इम्बैलेंस बना देते हैं। अगर इनके बीच बैलेंस बन गया तो ईजिली हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कितने टाइप का होता है? एक तो देखो हमारा होता है व्यक्तिगत एडजस्टमेंट, जो हमने खुद कर लिया है अपने साथ, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं, भावनाएं और जो हमारी क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो हमारी जो क्षमताएं हैं उनके अनुसार अगर हमारी इच्छा भावना है, हमने उन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बना लिया है, तो ये हमारा व्यक्तिगत एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, सेकेंड है फैमिली एडजस्टमेंट, पारिवारिक एडजस्टमेंट। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उनके स्वभाव के साथ, विचारों के साथ, उनकी आदतों और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके साथ एक अच्छा तालमेल बिठा लेता है, अच्छा सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो वो उसका पारिवारिक समायोजन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट, जो व्यक्ति समाज के साथ, उनके लोगों के साथ, उनकी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं समाज के, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार बिहेव करता है तथा उनके साथ अच्छे संबंध बनाता है, तो उसे सामाजिक समायोजन कहते हैं। क्लियर है? दूसरों के साथ मिलकर रहना और सहयोग करना, ये एक सामाजिक एडजस्टमेंट का पहला गुण है। तो जैसे क्लासरूम में हम देखते हैं स्टूडेंट बच्चों है मिलजुल कर रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सामाजिक नियमों का पालन कर रहे हैं और सामाजिक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इमोशनल एडजस्टमेंट, यानी कि भावनात्मक समायोजन। जो व्यक्ति अपनी खुद की भावनाओं को समझता है और उन्हें स्वीकार करता है, या जब उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है तो उन्हें उचित तरीके से व्यक्त करता है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे वो भावनात्मक रूप से समायोजित हो चुका है। ठीक है, तो इसे हम भावनात्मक समायोजन कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी बात को संतुलित ढंग से रखता है, सिचुएशन को संतुलित ढंग से हैंडल करता है अपने इमोशंस के साथ। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक उचित तरीका होना भावनात्मक समायोजन का हिस्सा है। लास्ट है हमारा स्कूल एडजस्टमेंट, विद्यालय समायोजन। जब विद्यार्थी विद्यालय के अंदर, विद्यालय के टीचर्स के साथ, साथियों के साथ, रूल्स रेगुलेशन के साथ, अपने पेयर ग्रुप के साथ सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, तो उसे हम विद्यालय समायोजन कहते हैं। टाइम पर पहुंचना, यानी जो भी स्कूल के रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करता है, और जो भी स्कूल के एलिमेंट्स हैं, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, पेयर ग्रुप है, एक्टिविटी है, सब में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, सबके साथ एक अच्छा संबंध रखता है, तो वहाँ बच्चे का हम कहेंगे स्कूली एडजस्टमेंट उसका बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक है, तो शिक्षकों और सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाना, विद्यालय नियम के रूल्स रेगुलेशन का पालन करना, टाइम पे अपना काम पूरा करना और हर चीज़ में रुचि लेना, गतिविधियों में भाग लेना, विद्यालय के वातावरण के साथ सामंजस्य बनाना। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये विद्यालय समायोजन का पार्ट हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं एडजस्टमेंट के प्रोसेस की, कि एडजस्टमेंट होता किस प्रोसेस से है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट है आवश्यकता, फिर है लक्ष्य का निर्धारण, व्यवहार का चयन, प्रयास, समायोजन, मूल्यांकन और परिणाम की प्राप्ति। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा है, वो चाहता है कि उसके 90% प्लस आए, यानी कि 90+ % उसके आए, बच्चा ये चाहता है, तो यहाँ पे उसकी आवश्यकता है या समस्या है। ठीक है, अब वो एक लक्ष्य का निर्धारण करता है कि उसको इतने ही मार्क्स चाहिए, इससे कम पर वो सेटिस्फाई नहीं होने वाला, ये उसके लक्ष्य का निर्धारण हो गया। फिर वो उसके लिए व्यवहार का चयन करता है, यानी कि अगर उसको 90% प्लस मार्क्स चाहिए, तो ऐसे तो काम नहीं बनने वाला कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा और दिन भर घूम रहा है, इस वाले व्यवहार से तो उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो वो एक लक्ष्य का, व्यवहार का चयन करता है, किस तरीके से वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो इसके लिए टाइम टेबल बनाता है, प्लानिंग करता है, पढ़ाई करता है, नई नई रणनीतियाँ बनाता है। ठीक है, फिर करता है वो प्रयास, जो उसने टाइम टेबल वगैरह बनाया है, व्यवहार चुना है, उसको वो अप्लाई करता है, अपने व्यवहार के वास्तविक जीवन में उसको अप्लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा संतोषजनक है और वो समायोजन स्थापित कर रहा है, यानी कि व्यवहार में लाके समायोजन स्थापित कर रहा है। अगर उसको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिल गया तो समायोजन हो गया, लेकिन रिजल्ट अगर अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, वो नहीं ज़्यादा पढ़ पा रहा है, नहीं फोकस कर पा रहा है, तो वो समायोजन के लिए दोबारा से प्रयास करता है और अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस लेकर आता है। अब बच्चा करेगा मूल्यांकन। अगर उसका रिजल्ट 90% आया या 90% प्लस आया, तो बच्चे ने समायोजन कर लिया, उसका आउटकम अच्छा रहा। और अगर नहीं आया तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चा फिर कुसमायोजित हो जाएगा। तो यानी कि समायोजन के लिए पहले आवश्यकता या समस्या होनी जरूरी है, उसके बाद उसको लेकर के एक तनाव आता है, फिर व्यक्ति अपने व्यवहार में चेंजेस करता है
और उस व्यवहार को बदल करके वो लक्ष्य को प्राप्त करता है और एडजस्टमेंट हो जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका अपोजिट, माल एडजस्टमेंट, यानी कि कुसमायोजन या फिर दुसमायोजन। दुसमायोजन का अर्थ होता है जब व्यक्ति का अपने परिवेश से या सिचुएशन के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, संतुलन स्थापित नहीं होता, वो उसमें असफल रहता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, क्षमताओं और परिवेश के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि कुसमायोजन है या दुसमायोजन है, मॉल एडजस्टमेंट है। इसकी परिभाषा देखते हैं। दुसमायोजन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने परिवेश की मांगों, नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण उसके व्यवहार में अवांछित और असंतुलित परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। अब समझते हैं कि कुसमायोजन के लक्षण क्या होते हैं। हम क्लासरूम में कैसे पहचानेंगे कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो पहला तो है कि बच्चा चिड़चिड़ा और गुस्सा उसके अंदर अधिक होगा, पढ़ाई में मन ना लगना और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। शारीरिक लक्षण है सर दर्द, पेट दर्द, थकान आदि बार बार उसको होंगे। गलत संगति का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अकेलापन और दूसरों से दूरी बना लेगा। अकेलापन उसको अच्छा लगेगा, बार बार चिंता करेगा, एक ही बात को बार बार दोहराएगा, डर महसूस करेगा। व्यवहार में अचानक परिवर्तन आएंगे, कभी रोने बैठ जाएगा, कभी चुप हो जाएगा, कभी बच्चों को मारपीट करेगा, आक्रामक हो जाएगा। यहाँ ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और उनकी हीन भावना बढ़ जाती है। तो यदि इन लक्षणों को आप समय पर नहीं पहचानते बच्चों के, तो ये जो बच्चे हैं ये मानसिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। लक्षण बच्चों के, बच्चा मेंटली अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सोशली एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की पहचान के बाद अब सवाल ये है कि टीचर्स का क्या रोल है उन बच्चों के लिए। टीचर कैसे उनको मॉल एडजस्टमेंट से एडजस्टमेंट की तरफ लेकर आएगा। तो टीचर को बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है, बच्चों की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को समझना है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा स्वीकार करना है। दूसरा है सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बच्चों को देना है। कक्षा में एक फियरलेस वातावरण होना चाहिए और बच्चों को सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हर बच्चे पर पर्सनल ध्यान दें, व्यक्तिगत ध्यान देना है। सकारात्मक प्रोत्साहन दें, उनको एक पॉजिटिव फीडबैक दें, बच्चों को टाइम टाइम पर गाइडेंस दें। ठीक है, अभिभावकों से सहयोग लें। केवल टीचर इन बच्चों को अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, तो उनके पेरेंट्स की भी हमें हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सहभागिता बढ़ाएं। कोई कार्य है वो उसे ग्रुप में कराएं, खेल कूद गतिविधियों में भाग लेने के बच्चों को बहुत ज़्यादा अवसर दें, जिससे बच्चों की झिझक खुल जाए और वो एडजस्ट कर जाएं। भावनात्मक नियंत्रण उनको करना सिखाएं। कोई बच्चा बहुत जल्दी रोने लग जाता है, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, तो ऐसे बच्चों को पहचानें और उनको सही तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास करें। इसके बाद ऐसे बच्चों को डील करने के लिए हमें उन बच्चों के इंटरेस्ट को जानना होगा और उनके इंटरेस्ट के बेस पर उनसे हम एक्टिविटीज़ कराएं। बच्चों के अंदर आत्मसम्मान विकसित करें, समस्याओं के कारण पहचानने को बच्चों को बोलें। ठीक है, इस तरह हम बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को हम समायोजन की तरफ ले जा सकते हैं। बच्चे फिर अगर बच्चे स्कूल में समायोजन नहीं कर पाए तो ऐसे बच्चे समाज में भी समायोजन नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो समायोजन की प्रक्रिया है ना, वो वास्तव में पहले घर से शुरू होती है, परिवार से शुरू होती है, well. उसके बाद Let us solve स्कूल this और हमारी together. स्टेज पर जाकर पहुंचती है। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, एडजस्टमेंट और मॉल एडजस्टमेंट से। क्वेश्चन नंबर 1 है समायोजन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो व्यक्ति है और जो उसका वातावरण है जहाँ पर वो रहता है या कोई भी क्रिया करता है, उन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट डिफर्स फ्रॉम मॉल एडजस्टमेंट इन डिग्री रेदर देन इन काइंड। ये कथन किसका है? तो ये कथन यहाँ पर ये कथन है, ये कथन सही है या गलत है ये पूछा गया है। तो ये कथन यहाँ पर सही है कि जो एडजस्टमेंट है और माल एडजस्टमेंट है, इन दोनों में जो अंतर है वो इनके प्रकार का नहीं है बल्कि इनकी मात्रा का है। यानी कि अगर एक राहुल है और रोहन है, दोनों ही फेल हो जाते हैं और राहुल कोशिश करता है कि दोबारा से मेहनत करेगा और रोहन पढ़ाई ही छोड़ देता है, तो दोनों के सामने सिचुएशन एक ही थी, लेकिन उन्होंने ओवरकम किस तरह करने की सोची, किस तरह सिचुएशन को डील करना चाहा, ये उन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का लक्षण नहीं है। परिस्थिति से सामंजस्य का अभाव, यथार्थवादी अपेक्षाएं रखना, हीन भावना से प्रभावित व्यवहार करना, स्वयं और परिस्थिति में असंतुलन बनाना। देखो यहाँ पे पूछा गया है नहीं है तो हमें पॉजिटिव ढूंढना है, यथार्थवादी अपेक्षाएं रखना, इसका आंसर भी ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है समायोजित यानी कि जो वेल एडजस्ट व्यक्ति है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करता है, जहाँ जैसी जरूरत है वैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है कुसमायोजन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। इसका आंसर है व्यक्ति और वातावरण के बीच में असंतुलन होना, दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध न बनना कुसमायोजन का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन 6 है समायोजन एक है स्थायी अवस्था,
सतत चलने वाली प्रक्रिया, जन्मजात या फिर केवल मानसिक क्षमता। तो हमने समझा था ना कि हमेशा चलता है, एडजस्टमेंट हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आंसर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, कुसमायोजित बालक सामान्यतः सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं? नहीं। भावनात्मक असंतुलन प्रदर्शित करते हैं? यस। ठीक है, आंसर बी इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 8 है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा वातावरण की मांगों में संतुलन बना लेता है तो इसे क्या कहते हैं? संतुलन बना रहा है तो इसे समायोजन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, विद्यालय में कुसमायोजन का संकेत कौन सा है? सहयोगी व्यवहार? नो। अनुशासनहीनता और बार बार संघर्ष करना? यस। आंसर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, समायोजन को सबसे अच्छी तरह किस रूप में समझा जा सकता है? यानी कि अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? तो व्यक्ति और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो समायोजन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, या तो फिर किसी DSSB या UP टेट या CTET या KVS वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ ऐसे मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।